सलामती के ज़ामिनों। कश्मीर की जलती वादी में, कश्मीर की जलती वादी में बहते हुए खून का शोर सुनो दुनिया के मुंसिफों, ऐ दुनिया के मुंसिफों। सलामती के ज़ामिनों, सलामती के ज़ामिनों। कश्मीर की जलती वादी में, कश्मीर की जलती वादी में बहते हुए खून का शोर सुनो दुनिया के मुंसिफों, ऐ दुनिया के मुंसिफों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आवाज़ पाकिस्तान अब्दुल बासित के साथ, और मेरे साथ मौजूद हैं इरम खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इरम, सबसे पहले तो आपको रमज़ान की मुबारक, खैर मुबारक सर। और नाज़रीन को भी मुबारक हो बहुत बहुत। जी नाज़रीन, आपको बहुत रमज़ान की मुबारकबाद, और अल्लाह ताला इस महीने में आपके साथ तमाम जितनी भी आप इबादत करें उनको कबूल करें। आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस के बारे में, जिसमें हुकूमत की हिकमत अमली हमें नाकाम नज़र आ रही है। लोग उसी तरह हमें रोड्स पे बाहर दिखाई दे रहे हैं, दिन ब दिन हजूम बढ़ता जा रहा है, दुकानें खुलती जा रही हैं। दूसरी तरफ हम ये भी बात करेंगे कि ग्लोबलाइजेशन किस तरह से जा रही है, आलमी हालात किस तरह से जा रहे हैं। एक तरफ डॉक्टर्स और जो उलमा हैं वो एक दूसरे के सामने आमने सामने आ गए हैं। अब हम देखते हैं कि सूरत हाल कहाँ जाती है। अच्छा, अब पहले तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो लॉकडाउन है, अब वो जागन स्मार्ट लॉकडाउन हमने करना है, शट डाउन नहीं करना। ठीक है। कल पीएम फरमा रहे थे कि स्मार्ट लॉकडाउन। अब स्मार्ट लॉकडाउन क्या होता है मैं नहीं मालूम, जी। लेकिन जिस तरह आप बता रही थी अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले कि रावलपिंडी में जो है कोई लॉकडाउन की सूरत हाल नहीं है। मुझे भी परसों पेशावर जाने का इत्तेफाक हुआ, और आप यकीन करें कि बम्पर टू बम्पर मामला, गाड़ियां हैं, बिल्कुल गाड़ियां चल रही हैं शहर में, लोगों का हजूम है, और इक्का दुक्का लोगों ने मास्क अगर पहने हुए हैं तो पहने हुए हैं। तो कोई लॉकडाउन वाली सूरत हाल कम अज़ कम मुझे अपने शहर में नज़र नहीं आई। और अभी भी जो मामलात हैं, ठीक है, इस्लामाबाद में मैं कह सकता हूँ कि चलें कुछ ना कुछ लॉकडाउन की सूरत सर। हाल वो भी है। सिर्फ ये है कि कुछ जगहों के ऊपर जो पुलिस है उन्होंने वो नाकाबंदी की हुई है, लेकिन उसका भी कोई फायदा उसका भी नहीं कोई है, उससे रश क्रिएट हो रहा है। तो दूसरी एक्चुअली प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि हुकूमत को कुछ मालूम नहीं है कि करे क्या। सही। सच्ची बात तो यही है। बल्कि पाकिस्तान की क्या बात करें, दुनिया को मालूम नहीं है कि क्या करना चाहिए। अब मिसाल के तौर पर अमेरिका को भी आप देख लीजिए। आज सुना हमारा जॉर्जिया स्टेट है, वहाँ पे उन्होंने लॉकडाउन तकरीबन ख़त्म कर दिया है, या करने वाले हैं। तो वहाँ भी ये मसाइल चल रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान की हद तक नहीं है। ठीक है। यहाँ पे चूँकि हमारे पास वसाइल की कमी है, प्राइम मिनिस्टर, हमें ये भी मालूम है कि हमारी इकॉनमी के हालात बहुत पहले से ही ख़राब थे, तो उसकी ये जो है कोरोना वायरस से मज़ीद ख़राब हो जाएंगे, और तो हो चुके हैं। इस वजह से एक किस्म का एक बेयकीनी की सी सूरत हाल है। कोई किसी को कुछ नहीं पता कि करना क्या चाहिए, इसलिए वो नए नए जो है ना चीज़ें निकल रही हैं, लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इस हुकूमत को भी, मेरे जहाँ तक मैं देखता हूँ, इन्होंने ठीक है जो मामलात थे, जो लिमिटेशंस थी, उनके अंदर रहकर कुछ ना कुछ काम कर लिया और ठीक कर लिया बहसियत मजमूई। लेकिन अगर आप देखिए तो पिछले, जब से, क्योंकि लोग अब तंग से भी आ गए हैं ना, एक इंसान की नफ्सियात भी है कि चलें इंसान को मालूम हो कि 2 हफ्ते हमने बैठना है घर में, तो हम कोई अपनी रूटीन बना लेते हैं। ये भी मालूम हो कि 3 महीने भी अगर पता हो कि बैठना है तो इंसान फिर भी कुछ कर लेता है। यहाँ तो बिल्कुल ही बेयकीनी वाली सूरत हाल है। अभी 9 मई तक मजीद लॉकडाउन 9 मई तक लॉकडाउन कर दिया। अब चूँकि हम एक उस रमज़ान का बरकत वाला महीना है, सबकी कोशिश यही होती है कि इस महीने में हम सारे ही गुनाहगार हैं, अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ करे। लेकिन इस बरकतों वाले महीने में हर शख्स ये कोशिश बहरहाल होती है, हर मुसलमान की, हर शख्स तो नहीं, हर मुसलमान की कोशिश यही होती है कि वो इबादत भी करता है, अल्लाह ताला के हजूर सजदा रेज़ भी होता है, अपने गुनाहों की माफ़ी भी मांगता है,
और कोशिश हर शख्स की ही होती है और इबादत पे ज़ोर बढ़ जाता है। अब मसला इस वक्त यहाँ ये भी हो गया है कि भाई मसाजिद को बंद किया जाए कि ना किया जाए, क्योंकि रमज़ान के महीने में इज्तिमाई बाजमात नमाज पढ़ने का भी रुझान बढ़ जाता है। बिल्कुल। जो मसाजिद में कभी आम दिनों में एक सफ़ होती है तो रमज़ान के महीने में ख़ास तौर पे फजर की नमाज में पूरी मस्जिद भर जाती है। बिल्कुल। तो ये रुझान भी होते हैं। अब इस वक्त मसला ये हो गया है कि एक बहस चल पड़ी है कि मसाजिद को बाजुमात बंद किया जाए नहीं किया जाए। अच्छा, डॉक्टर एसोसिएशंस ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया है कि उलमा जो है मामले को बिगाड़ रहे हैं और हुकूमत को चाहिए कि उलमा की तरफ सख्ती करके मसाजिद में जो बाजमात नमाज लेकिन हुकूमत डिसाइसिव नहीं है ना। हुकूमत देखिए, आप मिसाल के तौर पर हुकूमत ने प्रेसिडेंट अलवी साहब ने 20 नुकाती प्रोग्राम पेश किया इन्हीं उलमा के साथ मिलकर। ठीक है। मुफ्ती मुनीब रहमान साहब और वो दूसरे साहब जो हैं, क्या नाम है उनका, मुफ्ती कराची के जो हैं तकी उस्मानी साहब, उन्होंने और उनके साथ और भी कुछ उलमा थे, उन्होंने मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो हम पहले भी जिक्र कर रहे थे कि हुकूमत को प्रीएम्प्ट किया और कहा कि नहीं जी, मसाजिद तो खुली रहेंगी, तरावियाँ भी होंगी और बाकी भी जो जमात 5 जो नमाजें हैं वो भी बाजुमात होंगी। उसके बाद कल परसों मुफ्ती मुनीब रहमान साहब ने तो कह दिया कि जी मेरी उम्र तो अब 78 साल है, मैं तो अब नहीं जा सकता मस्जिद में ना, मेरे लिए तो बहुत ख़तरा है, तो मैं तो घर में ही नमाज पढ़ूंगा तो और घर में ही तरावियाँ पढ़ूंगा। तो उन्होंने तो अपने आप को उससे निकाल दिया। तो तकी उस्मानी साहब का भी मेरे ख्याल में यही होगा कि उनकी भी उम्र अब मेरे ख्याल में वो इस उम्र के उस हिस्से पे हैं कि उनके लिए भी मस्जिद जाना शायद मुनासिब नहीं है। ठीक है। हमने पहले भी ये जिक्र किया था कि हुकूमत को इस पर एक पोजीशन लेनी चाहिए। मिसाल के तौर पर भारत ने अब एक पोजीशन ले ली है, ठीक है। उन्होंने तमाम मसाजिद बंद कर दी हैं तरावी वगैरह के लिए। सही। अच्छा, अब लोग यहाँ पे क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। ठीक है, उन्होंने जिस अंदाज से भी लिया है, लेकिन एक सही फैसला उन्होंने कर लिया। हमारे यहाँ भी अब जो हम उस रोज़ भी जिक्र कर रहे थे कि 20 नुकाती प्रोग्राम तो आपने बना दिया है, लेकिन आप उसको इम्प्लीमेंट किस तरह करेंगे? हमारा बुनियादी मसला ही इम्प्लीमेंटेशन का है। मिसाल के तौर पर आज भी बहुत से हजरात, मेरे अपने जहाँ मैं रहता हूँ बनी गाला के इलाके में, वहाँ पे बहुत से लोग मसाजिद गए। ठीक है। मैं नहीं गया क्योंकि मैं जब से कोरोना वायरस हुआ है तो मैं बाजुमात जुम्मे की नमाज़ पढ़ने नहीं जा रहा, सच्ची बात तो यही है। लेकिन जो लोग गए तो उनको मैंने फ़ोन किया और पूछा कि भाई ज़रा बताइए तो सही कि मस्जिद के हालात क्या थे। ठीक है। उन्होंने कहा कि जी कोई हालात नहीं थे, बुरा हाल था। 70 से 80% लोगों ने मास्क नहीं पहने हुए थे। ठीक है। जो फासले का मामला था वो शुरू में तो था, लेकिन बाद में वो भी ख़त्म हो गया। ठीक है। कंधे से कंधे मिला के नमाज हमने पढ़ी और कालीनी बिछे हुए थे। ठीक है। तो ये मामला है जो, ये तो बनी गाला में जहाँ पे वज़ीर आज़म रहते हैं, जहाँ वज़ीर आज़म भी रहते हैं। चले वज़ीर आज़म साहब तो वज़ीर आज़म है ना, उनकी तो हम बात नहीं करते, लेकिन मैं एक आम मस्जिद की हालत बता रहा हूँ कि जो आपने कहा है कि 20 नुकाती प्रोग्राम पे अमल दरामद होना चाहिए मसाजिद में, वो नहीं हो रहा। मतलब रमज़ान शुरू हो गया और रमज़ान शुरू हो गया, अब होगा क्या कि देखिए, आपने इजाज़त, आपने मसाजिद तो बंद नहीं की ना, ये कोई कह रहा है कि आप मसाजिद बंद करें। हम भी जो हमारा भी यहाँ पे नुक्ता नज़र है बुनियादी तौर पे यही है कि या तो आपको मसाजिद बंद कर दें, ठीक है, जिस तरह बाकी चीज़ें आपने बंद की हुई हैं, लेकिन उलमा का ख्याल ये है कि आपने बाकी चीज़ें बंद नहीं की हुई, और वो बात ठीक भी करते हैं। आपके यहाँ सारी दुकानें खुली हैं। यहाँ पे एक वो हमारे सहाफ़ी साहब हैं या ओनर हैं एक चैनल के, एक न्यूज़ ग्रुप के, उनको नैब ने गिरफ्तार किया। उसके लिए हर रोज़ वो प्रोटेस्ट होते हैं, लोग मिल रहे हैं। तो इज्तिमाती पाबंदी कोई नहीं है। तो उलमा का इस लिहाज से ये तनकीद जायज़ है कि बाकी इज्तिमात पे पाबंदी नहीं है, तो आप मसाजिद में इज्तिमात पे पाबंदी क्यों लगा रहे हैं? या तो फिर आप लॉकडाउन, ये स्मार्ट लॉकडाउन और हार्ड लॉकडाउन, इन चीज़ों से बाहर निकल कर कुछ सही पॉलिसी एक बना लीजिए ना। लेकिन मसला ये है कि प्राइम मिनिस्टर वो डिसाइसिवनेस दिखा नहीं रहे, ठीक है, वो वॉफल कर रहे हैं। तो क्या उनको समझाने के लिए जो इतनी मुशीरान की लंबी फौज है, उनमें से भी कोई काम नहीं आ रहा? उनमें भी कन्फ्यूजन है ना। अब बात करते हैं आगे हम फवाद चौधरी साहब के हवाले से भी, लेकिन उनमें भी कन्फ्यूजन है कि क्या किया जाए कोई। और फिर प्राइम मिनिस्टर के साथ जो इर्द गिर्द लोग हैं वो भी मतलब जो हैं वो हैं, सियासी लोग तो हैं नहीं ना। ज़्यादातर लोग तो मुशीरान और मुआवनीन हैं खसूसी। जैसे आज फिरदौस आशिक अवान कह रही थी कि जी ये अपोजिशन तो चाहती है कि PM इस मामले में नाकाम हो, और कभी भी अपोजिशन ने ताउन नहीं किया। मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत उन्होंने बयान दिया है।
अपोजिशन हम मानते हैं कि सियासत करती है, जब इमरान खान साहब भी अपोजिशन में थे तो वो सियासत करते थे, हुकूमत पे हर बात पे तनकीद करते थे। लेकिन ये एक मामला ऐसा है कि जिसमें अपोजिशन ने, अगर आपको याद हो तो एक जो पार्लियामेंट्री लीडर्स थे उनकी एक वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई थी, प्राइम मिनिस्टर ने अपनी तकरीर की और वो वहाँ से उठ के चले गए। उसके बाद आज भी बल्कि बिलावल जरदारी भुट्टो या भुट्टो जरदारी कई दिनों से ये कह रहे हैं कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाए ताकि हम मिल के कोई हिकमत अमली बना सकें। अब हुकूमत का कहना यह है कि हम इस्तेमाल कर नहीं सकते, तो कौमी असम्बली का सेशन किस तरह बुलाया जाए? के सेशन में तो इतना ढेर सारा फासला होता फासला है, अगर वो फासला नहीं भी है तो उसको ज़्यादा कर दीजिए। कौन सा सारे कौमी असम्बली के मेंबर आते हैं, अब हर तीसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अब कंधे से कंधे। और हमारी कौमी असम्बली तो वैसे भी जो है इतना पुअर रिकॉर्ड है MNAs का और सेनेटर्स का कि वो अटेंड ही नहीं करते। अगर आप कभी जो हमारा पार्लियामेंट्री एक चैनल है PTV का, अगर कभी आप उसमें देखिए तो तकरीबन 40 से 50% कुर्सियाँ खाली पड़ी होती हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब तो आते हैं, वज़ीर-ए-आज़म तो उनका रिकॉर्ड ही 5% का है। तो ये कहना कि जी कौमी असम्बली का हो नहीं सकता इजलास, ये भी एक मुझे ये बात तब्दील नहीं करती। ठीक है, बुनियादी मामला ये है कि अपोजिशन सियासत करेगी, उनका काम है सियासत करना। सही। लेकिन इस मामले में मैं समझता हूँ कि अपोजिशन ने सियासत नहीं की। बड़े ऐसे मौके आए हैं, मिसाल के तौर पर बहुत सी पहले भी चीज़ें होती रही हैं। भारत के साथ हमारे ताल्लुकात को अगर आप देख लें, ये पिछले साल हुआ पुलवामा का वाक़या, उसमें तमाम कौम एक साथ होकर खड़ी रही। इसमें और बहुत सी चीज़ें होती हैं जिस पे हम यकजा हो जाते हैं। तो कोरोना वायरस भी किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का मामला नहीं है, ये एक रियासत का मामला है, हमारे मुल्क का मामला है, हमारी अवाम का मामला है। तो मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि इसमें अपोजिशन का जो मामला या उन पे तनकीद जायज़ नहीं बनती मेरे हिसाब से, क्योंकि उनके कंसर्न्स जो हैं ठीक हैं। दूसरी तरफ देखिए सिंध का मामला जो है, सिंध में मुराद अली शाह साहब ने पहल की, ठीक है, उन्होंने बल्कि बयान ये दिया है, उन्होंने कराची में और सख्त लॉकडाउन हो गया है और सख्ती के साथ उन्होंने कहा है कि हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे सिंध में। क्योंकि देखिए पिछले एक हफ्ते में ना, जब से ये लॉकडाउन में थोड़ी बहुत नरमी पैदा हुई है ना, तो जो अमवात का रेशो बढ़ गया है और केसेस भी 12,000 तक पहुंच गए हैं, और जो अमवात हैं वो भी बढ़ गई हैं। तो खुदा ना खासा रमज़ान में अगर आपने कोट ऑन कोट स्मार्ट लॉकडाउन का ये मामला शुरू किया जो आप चाह रहे हैं, को के 9 मई तक तो बढ़ गया है, लेकिन ये स्मार्ट लॉकडाउन है क्या हमारी समझ में नहीं आता। अब मिसाल के तौर पर सहरी के वक्त भी 2 घंटे शायद वो बेकरीज भी खुली रहेंगी और खुरो नोश की दुकानें भी खुली रहेंगी, और उसी तरह का रश मैंने खुद देखा है, वही रश होगा। ये अलग बात है कि अब जो इज्तिमात हैं अफ्तार और सहरी के मसाजिद में होते हैं कि नहीं होते, वी डू नॉट नो। टीवी प्रोग्राम्स में अभी तक भी अलाउ हैं वो देखिए वो अलाउ, यही उलमा का बुनियादी नुक्ता एतराज़ यही है कि आप टीवी शो में तो आप रमज़ान होंगे, बल्कि हमारे अपने टीवी न्यूज़ वन के मैं लोगों को बता दूं कि हमारे यहाँ भी रमज़ान ट्रांसमिशन होगी बरकत रमज़ान के नाम से 3 बजे से लेकर 8 बजे तक शायद। तो वो ज़रूर देखिए, क्योंकि बाकी टेलीविज़न चैनल्स भी करते हैं ट्रांसमिशन रमज़ान की, लेकिन वो एक मजाक होता है, उसमें रमज़ान की जो सही मानों में बरकत है वो हम समेट नहीं सकते। तो न्यूज़ वन एक संजीदा चैनल के तौर पे है, तो हम लोगों को रिकमेंड करेंगे कि जो बरकत रमज़ान की ट्रांसमिशन है उसको देखें, शायद उनके लिए ज़्यादा बेहतर मेरे ख्याल में हो। अगर नहीं भी देखते, अपनी इबादत करते हैं तो वही बेहतर है। अच्छा, अब तरावी का जो मसला है ना, वो हम पहले भी देखिए डिस्कस कर चुके हैं कि तरावी कोई नमाज नहीं होती, इसलिए तरावी हमेशा घर में ही पढ़ते हैं लोग। तरावी बुनियादी तौर पे तहज्जुद की नमाज है, तो ये कोई दीन का मसला नहीं है बुनियादी तौर पे। इसको हमारे उलमा ने दीन का मसला बना दिया बदकिस्मती के साथ। ये दीन का मसला नहीं है तरावी पढ़ना। तरावी एक नफल है, नमाज है हमारे लिए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए फ़र्ज़ थी, तहज्जुद हमारे लिए नहीं है। तो ये तरावी बुनियादी तौर पे वही नमाज है। तो अगर किसी ने पढ़नी है तो वो घर में ही पढ़ सकता है। तो इसको इतना ज़िंदगी और मौत का मसला नहीं बनाना चाहिए। अगर एक वबा फैल गई है और हमारे पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, डॉक्टर्स एसोसिएशन PMA ये कह रही है कि हालात मज़ीद बिगड़ सकते हैं, तो हमें उनकी आवाज़ पे थोड़ा सा सुनना चाहिए, उनको वो क्या कह रहे हैं। वो एक पेशावर लोग हैं, उनको मालूम है कि किस तरह ये वबा फैलती है, तो थोड़ा उनको मतलब ये है कि थोड़ा सा उन पर तवज्जो देनी चाहिए जो वो कह रहे हैं। अब उलमा का जहाँ तक मामला है, देखिए रमज़ान में मसाजिद में रौनक तो हो जाती है,
अब वो जो हैं उलमा हजरात या जो नमाज पढ़ाते हैं, इमाम हैं, हुफ़ाज़ हैं, तो वो ऑब्वियसली एक कमी तो महसूस करेंगे, लेकिन एक अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश है, इस पे हमने पूरा उतरना है। और बाकी कोशिश यही करें कि अल्लाह ताला मतलब हमें हिम्मत दे कि हम इसको इस जो मुश्किल वक्त है इससे निकल आएँ। ठीक है। और एहतियात लाजिम है मेरे कल हिसाब वज़ीर से। आज़म साहब ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे लगता था कि 190 लोग मर जाएंगे। ये इस तरह के बयानात किस हद तक संजीदा हैं? दूसरी तरफ फवाद चौधरी साहब ने भी कुछ बयानात दिए हैं, उनके बारे में बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। बात करेंगे फवाद चौधरी साहब के बयान की, जिसमें उन्होंने कहा कि रूयत हिलाल कमेटी का किसी किस्म का कोई रोल है ही नहीं, इसको बंद कर दिया जाए। आप क्या समझते हैं सर? देखिए अब अक्सर लोग तो ये कहते हैं कि जी पहले देखिए लोग हज उम्रा लोग जाया करते थे, पैदल भी जाते थे, फिर सही। घोड़ों पे जाते थे और कश्तियों पे जाते थे, जहाज़ों पे जाते थे। अब 4 घंटे 3 घंटे में आप सऊदी अरब पहुंच जाते हैं। ज़माना बदल गया है, अब साइंस इतनी तरक्की कर ली है कि वो आपको 50 साल का कैलेंडर बना के दे सकते हैं कि सही। चांद कब निकलना है और कब उसने गायब हो जाना है। तो अब ये रूयत हिलाल कमेटी वगैरह की कतन कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अब मेरा सवाल चौधरी साहब से एक ये है, कल जो है मुफ्ती शहाबुद्दीन फुपरजई साहब ने पेशावर के हैं, उन्होंने तो आप एक कैलेंडर को रिजेक्ट कर दिया और आज शाबान में पहला रोज़ा था। गलत साबित कर दिया ना। आपने कहा था कि कल पहला रोज़ा होगा 25 अप्रैल को, लेकिन पेशावर में मुफ्ती साहब ने कहा कि नहीं पहला रोज़ा तो 24 को है। तो इसका मतलब है कि जो आपका कैलेंडर है वो तो नाकाम हो गया, मतलब उसकी तो एक शहादत हमें मिल गई ना। अब हम फैसला कौन करे कि मुफ्ती साहब ने जो शहादतें ली हैं कल वो ठीक हैं कि आपका कैलेंडर ठीक है? अब मैं तो बड़ा परेशान हूँ इस मामले में। लड़ाइयाँ चल रही हैं, लड़ाइयाँ मतलब अब चौधरी साहब को देखिए ना, मजा आता है पॉलिटिकल पॉइंट लेकिन स्कोरिंग और है। दूसरी बात ये कि उनकी उलमा के साथ कुछ खास लगती भी नहीं खास लगती, और खास तौर पर मुफ्ती मुनीर बान के तो वो ऐसे दुश्मन लगते हैं, अल्लाह माफ सही। करे, कि ऐसी मतलब वो तकरार उनकी होती है आपस में कि अच्छा नहीं लगता कि इस स्टेज पे आके आप इस किस्म की बातें करें। देखिए कोई भी इनकार नहीं करता कि साइंस ने बहुत तरक्की की है, मामलात आगे बढ़े हैं, लेकिन कुछ दीन में कोई सिंबलिज्म भी कुछ चीज़ होती है। ये हमारे कल्चर का हिस्सा आप समझ लें, हमारे दीनी कल्चर का हिस्सा या हमारे इस्लामिक कल्चर का हिस्सा कि चांद देखने की ख्वाहिश होती है। मुझे याद है हम छोटे थे तो हमें पेरेंट्स लेकर जाते थे छत पे कि भाई चांद तलाश करो, क्योंकि चांद जब निकलता है पहली रमज़ान का तो बहुत मुख्तसर टाइम के लिए होता है, 15-20 मिनट तक रहता है, उसके बाद वो गायब हो जाता है। तो ये एक हमारी इस्लामी रिवायत है और फिर चांद देखना ज़रूरी भी है कुछ हलकों के मुताबिक। अब कोई भी ये नहीं कह रहा कि जी जो है, पहले तो मुझे इस सवाल का जवाब चौधरी साहब देना कि कल शहाबुद्दीन साहब ने जो चांद देखा है वो उनके कैलेंडर में क्यों नज़र नहीं आया कि वो 23 को नज़र आना था। तो ये पहला तो ये मसला ख़राब हो गया। फिर चौधरी साहब को अगर इतना ही मसला है रूयत हिलाल कमेटी के साथ, तो फिर उसका मुनासिब तरीका ये है कि ट्वीट करने की बजाय आप कैबिनेट में एक समरी पेश कीजिए और वज़ीर आज़म को कहें कि जी कैबिनेट एक डिसीजन फैसला कर ले कि भाई अब रूयत हिलाल कमेटी की ज़रूरत नहीं है। हर ईद के और रमज़ान के मौके पे आप एक ट्वीट कर देते हैं, रूयत हिलाल कमेटी को आप तनकीद का निशाना बना देते हैं। ये किस किस्म के रवैये हैं हमारे? मैं तो उसको समझ नहीं पाता। अगर वाकई आप इतने भरपूर तरीके से समझते हैं कि रूयत हिलाल कमेटी की कोई अब ज़रूरत नहीं है, पैसा ऐसे ही खर्च हो रहा है उसके ऊपर, तो फिर आप एक जो प्रोसीजर है, जो रूल्स ऑफ बिजनेस है, उसके तहत आप अपनी मिनिस्ट्री अपने सेक्रेटरी से कहिए कि एक समरी तैयार करें कि जी ये वजूहात हैं, हमें तो अगले 50 साल का मालूम है कि चांद कब निकलना और कब उसने गरूब होना है और सूरज ने कब निकलना और कब गरूब होना है, तो हमें हर चीज़ का इल्म है और रूयत हिलाल कमेटी की अब ज़रूरत नहीं है, तो काइंडली कैबिनेट में अप्रूव द अबव। तो ये करके पेश कर दें। अब वहाँ पे वो जाते नहीं हैं क्योंकि उनको मालूम है कि वहाँ उनको जो कैबिनेट में जब ये समरी जाएगी तो उनके अपने ही कलीग्स उनको लान तान करेंगे कि यार ये तुम किस किस्म के कामों में पड़ गए हो।
तो ये जो या है तो हमारी वजारत साइंस ने वो इतनी टेक्नोलॉजी में तरक्की कर ली हो ना कि हम कहें कि आपने कोविड-19 की आपने वैक्सीन तैयार करवा ली है, साइंटिस्ट बिठा दिए हैं डॉक्टर्स के साथ मिला के, और आपने कोई इस तरह की मशीनरी तैयार कर ली है कि आप बस उससे गुजारें और बंदे का आपको पता चल जाएगा उसको नहीं, हमने कोविड-19 बहुत, है। जब से ये मिनिस्टर बने हैं चौधरी साहब, बहुत तरक्की हुई है पाकिस्तान में साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में। तो हमने हम चांद पे पहुंचने वाले मारकुतल हैं। आराज चीज़ें की हैं सही। कि समझ नहीं आती है किसको हम मेंशन करें और किसको हम छोड़ दें, लेकिन बहुत तरक्की हुई है। देखें ना, ट्वीट कर रहे हैं मिनिस्टर साहब हमारे, ट्विटर पे इतने बिजी हैं, ये भी तरक्की है ना साइंस और बिल्कुल। टेक्नोलॉजी की। तो ट्विटर का जो हैंडल है उसको इस्तेमाल करते हैं, ये भी एक, पहले कहाँ मिनिस्टर्स करते थे। तो तरक्की तो माशाल्लाह बहुत हुई है। लेकिन मैं जो बात असल में जो मैं जिस पे जोर देना चाहता हूँ वो ये है कि इसको पॉलिटिकल इशू ना बनाएं, पॉइंट स्कोरिंग की ज़रूरत नहीं है। आपने अगर वो तलाल कमेटी के खिलाफ बात कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको? बिल्कुल। आपके ट्वीट्स जो हैं वो चले 1000 बार रीट्वीट हो जाएंगे, 2000 बार हो जाएंगे, तो उससे क्या फ़र्क पड़ जाने वाला है? आप रोहित हिलाल कमेटी की जो मकासद हैं, ठीक है, इख्तलाफ, इल्मी इख्तलाफात हो सकते हैं उनके साथ, लेकिन बहरहाल एक अच्छी चीज़ है कि हर मुसलमान इनफरादी तौर पे और हर कौम इज्तिमाई तौर पे अगर ये कोशिश करे चांद देखने की सही करे तो इसमें क्या हर्ज है? ठीक। कोई हर्ज तो नहीं है ना। मुमकिन है कि चीज़ें आप एक कैलेंडर से मुताबिकत ना रखें, जिस तरह कल पेशावर में हुआ, आप एक कैलेंडर तो फ्लॉप हो गया ना फिर। सही। तो इस वजह से ये जो बातें हैं ये जेब नहीं देती मेरे हिसाब से फवाद चौधरी साहब को। उनको चाहिए कि अब ये छोड़ें, मुफ्ती मुनीर बुरहान साहब का पीछा भी छोड़ें। और मुफ्ती साहब से ही मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अब बहुत हो गया है। अगर आप उम्र के उस हिस्से पहुँच गए जहाँ आप मस्जिद नहीं जा सकते अब, तो बेहतर यही है कि आप रोहित हिलाल कमेटी के साथ की भी इज्जत के साथ आप स्टेप डाउन कर दीजिए, किसी और को मौका दे दें कि वो इसका चेयरमैन हो जाए या चेयरपर्सन हो जाए। सर एक और बयान जो वज़ीर आज़म साहब ने दिया उसमें ये कहा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि 192 लोग मरेंगे, तो फिर अब हम देख रहे हैं कि ज़्यादा लोग हो गए हैं। तो किसी एक वज़ीर आज़म किसी भी मुल्क के जो भी सरबराहान है उनमें से किसी ने भी ये बात, इस तरह की कोई बात ट्रंप ने की है ना। ट्रंप ने तो कहा था ना कि 1 लाख लोग मर जाएंगे। सर वो तो ट्रंप है ना, तो ये भी हमारी ट्रंप है, मतलब वो प्रेसिडेंट हैं, ये प्राइम मिनिस्टर हैं, तो इस किस्म की बातें हो जाती हैं। लेकिन देखिए, अभी भी मुझे खुदा ना खास्ता लगता है कि अभी जिस तरीके से हम इसको गैर संजीदा तौर पे सारे मामले को हैंडल कर रहे हैं ना, खुदा न करे मज़ीद मसाइल हमारे लिए हमें हो सकते हैं। सही। ये लोग इसको संजीदा नहीं ले रहे, क्योंकि लोग तंग भी आ गए हैं। लेकिन ये है कि थोड़ा सा हमें इस पर करना चाहिए। लेकिन वज़ीर आज़म साहब का अपना तो टेस्ट जो है नेगेटिव आ गया, क्योंकि वो फैसल ईदी साहब से मिले थे जिनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया, उसके बाद वज़ीर आज़म साहब का टेस्ट, लेकिन वो मास्क तो नहीं पहनते। वो मैं कल देख रहा था जहाँ भी जाते हैं मास्क नहीं पहना होता उन्होंने। लेकिन ठीक है, वज़ीर आज़म है, उनको शायद कोरोना नहीं अफेक्ट कर सकता, वो हम जैसे गरीब लोगों के लिए है। लेकिन क्वेश्चन यही है कि हुकूमत को संजीदा होना चाहिए। आप थोड़ा देखिए दुनिया के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सर इसमें सबसे पहले ये खबर है उसके बारे में जरा आप हमें बता दें कि चीन ने एक सुनने में आया है, न्यूज़ में चल रहा है कि वैक्सीन तैयार कर ली और जिसकी जो टेस्टिंग है वो पाकिस्तान में मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई बात है, ये अखबारी खबरें हैं, वो सुनती रहा करें, पढ़ती रहा करें और ऐसी खबरों पर तवज्जो मत दें। ये हो नहीं सकता कि चाइना कोई वैक्सीन तैयार करे, उसके टेस्ट पाकिस्तान में हों। ये मुझे लॉजिक इसकी समझ में नहीं आती। उनके पास भी हज़ारों लोग हैं मारने के लिए, पाकिस्तानियों को मारना ज़रूरी है तो उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो ये इसमें कोई सदाकत नहीं है। ठीक है। जहाँ तक देखिए, अब कोरोना जो वायरस है ना, इस इशू ने बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दिए हैं, बड़े पैराडॉक्सेस सामने आ रहे हैं। जहाँ देखिए इस वबा को हैंडल करने के लिए आलमी सतह पे ताउन की ज़रूरत है, वहाँ हम ये देख रहे हैं कि रियासतें विड्रॉ कर रही हैं। वो जो है मतलब देखिए ना, पूरी जो ग्लोबलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट था या जो एक्टिविटीज़ थी वो बिल्कुल ख़त्म होकर रह गई हैं। फ्लाइट्स कैंसिल हो गई, जो है मामलात जो है ट्रैवल ख़त्म हो गया। इवन यूरोपियन यूनियन के अंदर, जिसको हम एक एग्जाम्पल के तौर पे पेश करते हैं कि यार ये रीजनल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इकनॉमिक पहले इंटरडिपेंडेंस इंटेग्रेशन से अब पॉलिटिकल इंटेग्रेशन की तरफ जा रही है, वो भी अब थोड़ी वीक हो गई है। हर यूरोपियन यूनियन के मुल्क ने अपना अपना पहले तहफ़्फ़ुज़ किया, अपना अपना ख्याल रखा, सारे बॉर्डर्स बंद कर दिए, इटली के साथ, स्पेन के साथ, फ्रांस के साथ, ख़ास तौर पे जर्मनी ने जो रोल, मतलब तो जो एक यूरोपियन यूनियन का हमारे जहनों में एक कॉन्सेप्ट बड़ा भाईचारा इवॉल्व हो रहा था कि एक ये फेडरेशन बन जाएगी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ
यूरोपियन कंट्रीज, यूरोप हो जाएगी, सही। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ यूरोप, वो नहीं हो पा रहा। मुझे लगता है कि अब जो है आगे आने वाले सालों में जहां हम देखेंगे कि कुछ एरियाज में यकीनन ग्लोबल कोऑपरेशन बढ़ेगा, कुछ मल्टीलैटरल कोऑपरेशन बढ़ेगा। अब ये डिपेंड ये भी करता है कि अमेरिका में इलेक्शंस कौन जीता है। ठीक है। अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प जीत जाते हैं तो फिर ज़रा थोड़ा सा मल्टीलैटरलिज्म के लिए मसाइल और बढ़ेंगे ठीक है। मेरे ख्याल में। लेकिन चाइना ने दूसरी तरफ देखिए, चाइना ट्राई टू रीच आउट टू कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। सही। उन्होंने एड भी दी, जहाँ जहाँ अफ्रीका में गए, लैटिन इवन मेक्सिको तक उन्होंने भिजवाए मास्क वगैरह, और जो है अपने डॉक्टर्स की टीम, स्किल टीम्स बहुत से मुल्कों में भिजवाई। तो वहाँ भी चाइना की तरफ से हमें लग रहा है कि वो भी ग्लोबलाइजेशन का जो, क्योंकि उनका जो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना फ्यूचर में, सही। वो रिलेटेड है बेल्ट रोड इनिशिएटिव के साथ लिंक्ड है। ठीक है। तो उनकी जो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो उसी के इर्द गिर्द घूमती है। इसलिए चाइना के लिए ज़रूरी है कि जो भी ग्लोबलाइजेशन के ट्रेंड्स हैं वो बरकरार रहें, ठीक है। वो कोरोना वायरस की वजह से अंडरमाइन ना हो। कुछ अरसे के लिए तो होंगे, लेकिन बुरा हाल इस वक्त ये है कि तेल की कीमतें बिल्कुल नीचे आ गई हैं। मतलब पाकिस्तान में कोई हम नहीं देख रहे। पाकिस्तान में तो खैर ना, पाकिस्तान में तो अवाम को फ़ायदा, लेकिन जो लोगों को मिल रहा है 12,000 रुपया, कोई 4-5 मिलियन लोगों को मिल गया है, कुछ को मज़ीद मिल जाएगा, तो ये बहरहाल गवर्नमेंट को भी तो पैसे चाहिए ना कहीं से। ठीक है। क्योंकि वैसे ही मांग कम हो गई है, डिमांड कम है, बिक ही नहीं रहा, लोग गाड़ी ही नहीं चला रहे, कुछ कम। मतलब ये नहीं कह रहा कि जिस तरह पेशावर में मैंने कहा कि बहुत ही गाड़ी चल रही हैं, बिल्कुल इधर इस्लामाबाद पिंडी में भी बहुत लेकिन गाड़ियां कुछ थी। अरसे बहरहाल 2-3 हफ्ते तो ये कुछ लॉकडाउन किस्म की सिचुएशन रही ना, उसमें हुकूमत को रेवेन्यू का नुकसान तो हुआ यकीनन, उसमें लॉस तो लेकिन हुआ सर है। एड भी तो मिला है। एड ही मिली है, बट वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि हमारे सारे मसाइल हल से हो जाएं। 1.4 बिलियन मिला है शायद वर्ल्ड बैंक से, IMF से, और कुछ वर्ल्ड बैंक से मिल जाएगा। तो ये लेकिन हमें देखें ना, 8 बिलियन डॉलर हम सारे मामले में खर्च भी हो रहे हैं आगे पीछे, तो बड़े मसाइल हैं हमारे मुल्क में। तो इस वजह से ये जो हुकूमत का अब आगे आने वाले साल है ना, बड़े मुश्किल हैं। सच्ची बात तो ये है, क्योंकि दुनिया के हालात बड़े मुश्किल हो गए हैं। अब किस तरह ये कब ख़त्म होता है, पहली बात तो ये है, अभी तक किसी को मालूम नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन ये है कि हमारे जो ज़िंदगी के रहन सहन के तरीक़े हैं उसमें बहुत तब्दीलियाँ आएंगी। सोशल डिस्टेंसिंग भी होगी, लोग ख़ुद भी मोहतात हो जाएंगे। अगर खुदा ना खास्ता ये अमवात का सिलसिला बढ़ गया, अब देखिए ना अमेरिका में तकरीबन 50,000 लोग मर गए हैं, जहाँ भाग हो गए हैं सारे, और 50,000 इज़ अ बिग नंबर। सबसे ज़्यादा वहाँ ही हलाकतें हुई हैं, 2 लाख के करीब लोग शायद अफेक्टेड हैं। इस तरह 22 लाख के लोग पूरी दुनिया में अफेक्टेड हुए हैं इससे। तो अब सिलसिला बढ़ रहा है। मसला ये है, अभी वो जो कहते हैं ना कि कर्व अभी टर्न उसने नीचे आना शुरू नहीं किया, अगर जब नीचे आएगी तो फिर फ्लैटन होगी, वो सिलसिला भी शुरू नहीं हुआ। तो इस वजह से अमेरिका में अब न्यूयॉर्क से निकल के कहाँ कहाँ जाता है मामला, वी डू नॉट नो। और अमेरिका वी ऑल नो इज़ अ बिग पावर। जब तक वहाँ हालात ठीक नहीं होंगे उस वक्त तक जो एक नॉर्मल ग्लोबल इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो भी बहाल नहीं हो सकती। तो अभी बहुत इफ्स एंड बट्स हैं इस सारे प्रोसेस में। लेकिन ये ज़रूर है कि ग्लोबलाइजेशन जहाँ एक तरफ हमारी ज़रूरत है, वह हम साथ साथ ये भी देख रहे हैं कि डी ग्लोबलाइजेशन भी हो रही है। लोग जो हैं अपने तहफ़्फ़ुज़ में लगे हुए हैं। तो ये एक बहुत सी कॉन्ट्रडिक्टरी सी चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। तो बहरहाल अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन पाकिस्तान में चौधरी साहब को मैं दोबारा मशवरा देता हूँ कि रोहित हिलाल कमेटी को रहने दें, इसको बंद करने की ज़रूरत नहीं है। नाज़रीन, एक शॉर्ट ब्रेक और उसके बाद आप हमें कॉल कर सकेंगे 0512726505 पर। वेलकम बैक नाज़रीन। सर हम बात कर रहे थे अपने लॉकडाउन के हवाले से। तो कॉलर तो नहीं है हमारे साथ? जी हमारे साथ कोई कॉलर मौजूद है अभी। अच्छा। एक कॉल ड्रॉप हो चुकी है अभी।
तो बात करते हैं लॉकडाउन के हवाले से। तो लॉकडाउन जिस तरह का यहाँ पे चल रहा है रावलपिंडी इस्लामाबाद में, तो आप ये क्या कहेंगे इस्लामाबाद इंतजामिया की, कौन इतनी जीनियस प्लान बनाता है ट्रैफिक के कि आप 3 जगह बंद करके एक लेन खोल देंगे तो कोरोना वायरस नहीं कोरोना आएगा? वायरस, हाँ वो हो जाएगा। चलती हुई गाड़ियां आप रोकेंगे तो पता नहीं है, ये तो खैर ये एक शुरू में इन्होंने किया था कुछ इलाकों में, बाराकऊ वगैरह में कुछ केसेस हुए थे तब तो इन्होंने किया था। अभी भी है, मुझे नहीं नहीं, मालूम। अभी एक्सप्रेस हाईवे पे खैर हमारे साथ एक कॉलर अच्छा, मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी वालेकुम सलाम। बासित भाई, शहादत कर रहा हूँ, रमजान मुबारक आप दोनों को। बहुत बहुत मुबारक आपको भी शाह साहब, फरमाइए। बासित भाई, मसला यहाँ एतबार क्यों नहीं हो रहा भाई? मैं कहता हूँ ये 230 आदमी शहीद हुए ना, खुदा न खास्ता इन्होंने कोई अल्लाह न करे बुरा काम नहीं किया कि उनको फांसी हुई है। आप उन 230 आदमी की टेलीविजन पे तस्वीर, उनकी बीमारी, उनका NIC, उनका एड्रेस वो शाया करें, लोगों को। देखिए, मुझे अभी अल्लाह ने कुछ हो जाए तो मेरी अगर सब जगह हो जाएगी तो मेरे रिश्तेदार, मेरे जानने वाले, मेरे अजीज सब एक्चुअली क्यों नहीं। आप वफाक भी एक खेल शुरू कर दिया है और सुबह ने भी कि वो पिंग पोंग चल रहा है। भाई जो हुआ है उन शहादतों का, उन लोगों की तस्वीरें, नाम, एड्रेस बताएं ताकि लोगों को बताओ इस मोहल्ले से ये गए और इनका ये हुआ, तो लोगों के अंदर एक खौफ का भी आएगा और एहतियात भी करेंगे। हमारी पाकिस्तानी कौम ऐसी नहीं है कि आपको कह देंगे खड़े हो जाओ सब खड़े हो जाएंगे। इतनी डिसिप्लिन तो 100 साल तक नहीं होगी सर। आप रोशनी डालें सर। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, डिसिप्लिन की तो वाकई बहुत कमी लेकिन है। सर इसी डर की वजह से तो लोग कोरोना वायरस के केसेस छुपा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से पुलिस आपको लेने आती है तो वो लगता है कि कोई किसी क्रिमिनल को पकड़ने आई हुई है। बड़े मसाइल हैं। फिर सिंध की हुकूमत, पीपल्स पार्टी के अपने मसाइल हैं। उनकी जो कारकर्दगी पिछले 10 सालों 15 सालों में रही है, अब वो जाग गए हैं मुराद अली शाह साहब। और तो कोई कार्रवाई उन्होंने, डेवलपमेंट पे काम खास हुआ नहीं ना, तो बस वही है। एक कचरा तक तो कराची का उठा नहीं सके। सियासत, हर तरफ सियासत है अल्हम्दुलिल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम, सबसे पहले सबको रमजान मुबारक, बहुत बहुत दुआ भी करेंगे। चंद सेकंड ज्यादा चाहिए। बासित साहब देखिए, बाज़ जगहों से खबरें सुनने को आ रही हैं कि पेशेंट बढ़ गए, खुदा न खास्ता तो सड़कों पे इलाज करना पड़ेगा। मेरा सवाल ये है कि करोड़ों अरबों डॉलर मिल रहे हैं, तो क्या इमरजेंसी हॉस्पिटल नहीं बना सकते? क्या हम लोगों को डरा डरा के ही आप मार देंगे? अमली तौर पे कुछ करें। देखिए, पैसे आ रहे हैं और बेतहाशा आ रहे हैं। वो हमारी शक्ल देख के, आवाम की शक्ल को देख के भेजे जा रहे हैं ना इमदाद के तौर पे, किसी की जेब में डालने के लिए तो भेजे नहीं जा रहे। तो इस तरह की बातों से परहेज करें कि खुदा न खास्ता सड़कों पे ना इलाज कराना पड़े। क्यों भाई? पैसे तो इसलिए दिए जा रहे हैं। ये किसने कहा था इम्तियाज साहब कि सड़कों पे इलाज करवाना पड़ेगा? मतलब आपको पता है सर, मैं नाम लेके ना किसी उसमें कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना। नहीं, मुझे वाकई हमें नहीं मालूम, शायद हमसे मिस हो गया है। ठीक है, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। लेकिन हमारे प्रोड्यूसर साहब शायद कुछ बता रहे हैं कि किसी डॉक्टर्स ने कुछ कहा है शायद। अच्छा, PMA ने कहा है, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर्स ने ये बात कही है। आज तो खवातीन डॉक्टर्स ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने भी इंतबाह किया है कि अगर आप लोगों ने इसको गैर संजीदा तौर पे लिया तो मामला बहुत बिगड़ सकते हैं। और बात ठीक भी है, क्योंकि हमारा हेल्थ सिस्टम तो पहले ही इतना कमज़ोर है कि खुदा न खासा अगर ये सिलसिला ज़्यादा तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गया तो बात तो एक लिहाज से ठीक है कि सड़कों पे इलाज करवाना पड़ेगा खुदा न खास्ता, तो ये बईद नहीं है हकीकत से ये बात। ठीक है, कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। चांद मुबारक और रमजान शरीफ का आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो परवीन साहिबा, फरमाइए। बासी साहब, मैंने एक बात करनी। मैंने ना एक किसी से दुआ करवाई है, इंशाअल्लाह कोरोना अब खत्म हो जाएगा, पूरी दुनिया से खत्म हो जाएगा। और मैंने खुद भी अल्लाह ताला से अभी दुआ की है कि या अल्लाह पाक ऐसी हवा चला कि जैसे हवा से बीमारी आई है ना, ऐसी हवा से खत्म हो जाए, ताकि दुनिया को पता चले कि ऊपर रब भी है जो अच्छा भी कर सकता है और बुरा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। चलें परवीन साहब, बहुत अच्छी बात है कि आपको अपनी दुआ पे यकीन कामिल है। ये तो खुशी की बात है कि अल्लाह ताला से जब आप मांगते हैं कुछ और इतनी यकीन के साथ मांगते हैं कि आपको मालूम होता है कि अल्लाह ताला, हम दुआ करते हैं कि आपकी दुआ कबूल हो। आमीन। हम भी दुआएं कर रहे हैं, सब दुआएं कर रहे हैं कि अल्लाह ताला इस आजमाइश से हमें जल्दी निकाले और हमें क्या, पूरी इंसानियत को निकाले और जल्द हालात मामूल पे आएँ। लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला की अपनी मसलियतें हैं, उसकी अपनी हिकमत है। इसी में कुछ राज भी होंगे जो हमारी समझ में फ़िलहाल नहीं आ रहे। शायद इसके वायरस के ख़त्म हो जाने के बाद हमारी अक्ल में कुछ चीज़ें आएंगी।
लेकिन फिलहाल तो साइंस की समझ में भी कुछ नहीं आ रहा ना, फिलहाल तो वो साइंस और टेक्नोलॉजी की समझ में कुछ नहीं आ रहा। तो जब वो आना शुरू होगा तो उसके बाद शायद कुछ हालात बेहतर हो जाएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन हमें आगे कौम को तैयार रहना चाहिए, सिर्फ इस हवाले से नहीं बल्कि मैं समझ रहा हूँ कि इक़्तिसादी तौर पे भी कौम को बहुत सी मुश्किलात आगे आएंगी। और ये सिर्फ क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट्स कम होंगी, रेमिटेंसेस में फ़र्क पड़ेगा, उसकी वजह से हमारे यहाँ इन्फ्लेशन यहाँ बढ़ेगा चीज़ों के, और फिर इस इन्फ्लेशन का स्टैगफ्लेशन हो जाएगा। ये तो एक स्टैगनेंट हो जाती है ना इकॉनमी, कोई ग्रोथ नहीं हो पा रही, तो वो ग्रोथ नहीं होगी, अनएम्प्लॉयमेंट के मज़ीद मसाइल होंगे। तो इस वजह से थोड़ा बहुत लोगों को एहतियात पहले से अपने जहन को तैयार रखना चाहिए कि अगले 1-2 साल बहुत मुश्किल आने वाले हैं। ठीक है। तो अल्लाह दुआ करें कि अल्लाह ताला इस मुश्किल वक्त से निकाले। क्योंकि मैं अक्सर कहता भी हूँ, पहले भी आवाज़ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से कई बार कह चुका हूँ कि पाकिस्तान एक मौइज़ा है और अल्लाह ताला का बड़ा अजीम तोहफ़ा है हम सब के लिए। लेकिन अगर हमने इसकी कदर न की तो खुदा न खास्ता खाकम बदहन इसको बहुत नुकसान भी पहुँच सकता है। हमारी बदकिस्मती मुल्क की ये है कि हमारे अवाम से लेकर हमारे कायदीन अकाबरीन और जो बदराफिया है उसने इस मुल्क की कदर को नहीं संजीदा कदर नहीं की इस मुल्क की बदकिस्मती के साथ। और हर शख्स ने इसको दोनों हाथ बल्कि हर तरह से इसको लूटने की कोशिश ही की है। तो उसके बावजूद भी देखिए कि अल्लाह ताला कितना करम रहा पाकिस्तान पे कि इन तमाम बदराफिया की हरकत और सकनात के बावजूद भी अल्लाह ताला ने इस कौम को कहाँ से कहाँ पहुँचाया तो है ना। पिछले 73-74 सालों में जो तरक्की हमने की है, बावजूद इससे कि हमारे इलाकाई मसाइल थे, भारत के साथ ताल्लुकात, अफ़गानिस्तान के साथ इशू और इलाकाई जो इशूज़ हैं, फिर इंटरनल इंस्टेबिलिटी, मार्शल लॉ से जमहूरियत, जमहूरियत से मार्शल लॉ, वो भी एक। तो उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं तो हम बहुत से ममालिक से बेहतर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये इसका हरगिज़ इससे ये इस्तेंबात नहीं करना चाहिए, इससे कंक्लूजन नहीं निकालना चाहिए कि हालात इस तरह ही हमेशा रहेंगे। मैंने पहले भी शायद दफ़ा कहा था, कोई कौम ऊपर से ये मोहर लेकर नहीं आई कि उसने तारीख़ ता क़यामत तक रहना है। बड़ी बड़ी सल्तनतें आईं चली गईं, सोवियत यूनियन जैसा मुल्क नक्शे से गायब हो गया। तो इस मुल्क की कदर करें, इस मुआज़े की कदर करें, और अगर आप कदर करेंगे तो फिर अल्लाह ताला भी जो है इसमें बरकत इंशाअल्लाह डालेगा। तो बुनियादी तौर पे जो है हमें तैयार रहना चाहिए और हुकूमत पे ज़िम्मेदारी बनती है कि उनके पास कोई ऐसी हिकमत अमली होनी चाहिए जो कि इन तमाम मुश्किलात से हमें निकाले। रियासत ने, अवाम ने उनको मुंतखब किया है, अब उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो जो भी मुश्किलात आगे आने वाली हैं उनको कम से कम करें ताकि अवाम पे प्रेशर कम से कम पड़े। और यही हुकूमत का इम्तिहान होगा। और अगर हुकूमत इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान को इन मुश्किलात से, इस गिरदाब से निकाल लिया तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी कामयाबी होगी हुकूमत की। लेकिन जो अभी तक जो हालात हैं वो इतने खुशाइन नहीं हैं, अभी तक लड़ाइयाँ। हाँ, मतलब एक तो ये है कि थोड़ा पॉलिटिकल देखें तो शहबाज साहब वो अपने मसाइल में गिरफ्तार हैं, नैब के इशूज़ हैं, लेकिन शुक्र है कि वो नवाज शरीफ साहब के हवाले से लंदन से ख़बरें आना बंद हो गई हैं। मालूम नहीं उनकी सर्जरी कब है, इतना शोर इन्होंने मचा रखा था कि हालात बड़े नाजुक हैं, बेटी को फ़ौरन भिजवाएं, सर्जरी होनी है, प्रोसीजर होना है, उसका भी कोई पता नहीं है। तो हर तरफ सियासत ही सियासत है। इसीलिए अल्लाह ताला, क्योंकि हम इतना झूठ बोलते हैं और सुबह शाम कि अल्लाह ताला उसकी हमें सज़ा दे रहा है। सज़ा क्या, इस सज़ा का लफ्ज़ तो बड़ा सख्त है, लेकिन भारत इस आजमाइश में उसने हमें डाल दिया है। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। बराए मेहरबानी अपने घरों में रहें और एक दूसरे से मुनासिब फासला रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।